चलिए आज भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर चलते हैं। एंग्लो मराठा युद्ध। ये सिर्फ कुछ लड़ाइयां नहीं थीं, नहीं, ये उन घटनाओं की एक पूरी सीरीज थी जिसने ना सिर्फ एक ताकतवर भारतीय साम्राज्य का भविष्य तय किया, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज की नींव भी रखी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, कैसे एक साम्राज्य जो एक जमाने में लगभग पूरे भारत पर राज करता था, 50 साल से भी कम समय में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, किसी के पतन को समझने के लिए पहले उसकी ताकत को समझना जरूरी है। तो इन युद्धों से ठीक पहले मराठा साम्राज्य आखिर था कैसा? ये ताकत और अंदरूनी दरारों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 1761 में पानीपत की भयानक हार के बाद भी मराठों ने एक जबरदस्त वापसी की थी। एक नौजवान और बहुत ही काबिल पेशवा माधवराव प्रथम के नेतृत्व में उन्होंने न सिर्फ अपने खोए हुए इलाके वापस जीते, बल्कि उत्तर भारत तक अपनी धाक जमा ली। मतलब ये साफ था कि मराठा शक्ति को कम आंकना एक बहुत बड़ी भूल होगी। पर मराठा शक्ति की बनावट ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये कोई एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक तरह का गठबंधन था। पेशवा जो पुणे में बैठते थे, कहने को तो प्रमुख थे, पर असली ताकत इन 5 बड़े परिवारों के हाथ में थी। और इनके बीच की आपसी जलन और होड़ आगे चल के साम्राज्य के लिए बहुत घातक साबित हुई। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। माधवराव प्रथम की अचानक मौत हो गई। उनकी मौत ने एक खालीपन पैदा कर दिया और फिर शुरू हुई गद्दी के लिए एक भयानक लड़ाई। और इसी घर की लड़ाई ने पहली बार बाहरी ताकत यानी अंग्रेजों को अंदर आने का दरवाजा दिखाया। और यहीं से हम पहुंचते हैं पहली सीधी टक्कर पर। यह कोई आखिरी फैसले वाली जंग नहीं थी, लेकिन इसने आने वाले कल के लिए एक चेतावनी का काम जरूर किया। हैरानी की बात यह है कि पहला आंग्लो मराठा युद्ध किसी मराठा सरदार ने ही शुरू करवाया था। रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहते थे, जब नाकाम हो गए तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ अंग्रेजों से फौजी मदद मांग ली। ये कई सालों तक चला। शुरुआत में तो मराठों का पड़रा भारी था। उन्होंने वडगांव में अंग्रेजों को बुरी तरह हराया भी, लेकिन अंग्रेज भी डटे रहे। आखिर में सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध थमा। भले ही अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया, पर उन्होंने एक बहुत जरूरी इलाका सालसेट अपने पास रख लिया। तो इस पहले युद्ध का असली नतीजा क्या निकला? 20 साल की शांति, लेकिन ये एक बेचैन करने वाली शांति थी। इस दौरान अंग्रेजों ने बंगाल और मैसूर में अपनी जड़ें और मजबूत कीं, जबकि मराठा सरदार आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे और उनकी एकता में दरारें और गहरी होती चली गईं। और ये हमें कहानी के सबसे अहम मोड़ पर ले आता है, दूसरा युद्ध, और वो एक घातक फैसला जिसने मराठा आजादी पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। इस बार झगड़े की जड़ थे इंदौर के जसवंतराव होलकर और ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया। इन दोनों के बीच की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि इसने पूरे मराठा साम्राज्य को अपनी आग में झोंक दिया। उस वक्त के पेशवा बाजीराव द्वितीय एक कमजोर शासक थे। उन्होंने सिंधिया का साथ दिया और होलकर के भाई की बेरहमी से हत्या करवा दी। बस फिर क्या था? गुस्से में आग बबूला होकर होलकर ने पुणे पर हमला कर दिया। पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली फौज को हराया और मराठा साम्राज्य की राजधानी पर ही कब्जा कर लिया। ये मराठा इतिहास का एक बहुत ही शर्मनाक पल था। सोचिए, अपनी ही राजधानी से भगा दिए जाने के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय कितने लाचार महसूस कर रहे होंगे। अपनी गद्दी वापस पाने के लिए उन्होंने आखिर मदद के लिए किसका दरवाजा खटखटाया होगा? जी हां, इतिहास ने खुद को दोहराया। एक और मराठा नेता अपने ही दुश्मन के खिलाफ अंग्रेजों के पास मदद मांगने पहुंचा, लेकिन इस बार इसकी कीमत पूरे साम्राज्य को चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने एक बहुत ही चालाकी भरा सौदा पेश किया, जिसे सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता था। ऊपर से देखने में तो ये सुरक्षा की गारंटी लगता था, पर असल में ये एक सुनहरा पिंजरा था। इसे मानने वाला राजा अपनी विदेश नीति पर कंट्रोल खो देता था। उसे अपनी ही सुरक्षा के लिए अंग्रेजी फौज पर निर्भर रहना पड़ता था, और उसके दरबार में एक ब्रिटिश अफसर हमेशा निगरानी रखता था। सीधे शब्दों में कहें तो ये आज़ादी का अंत था। और बाजीराव द्वितीय ने यह सौदा मान लिया।
बेसिन की संधि पर दस्तखत करके उन्होंने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य की आज़ादी अंग्रेज़ों के हाथों में गिरवी रख दी। ये वो मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस सहायक संधि ने ही आखिरी और निर्णायक टकराव की जमीन तैयार कर दी। तीसरा और अंतिम युद्ध मराठा साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अंग्रेजों को तो बस एक बहाना चाहिए था और वो उन्हें मिला पिंडारियों के रूप में। ये पिंडारी भाड़े के सैनिक थे। अंग्रेजों ने उनकी लूटपाट को बहाना बनाकर कहा कि हम तो बस कानून व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, पर उनका असली मकसद मराठा शक्ति को जड़ से खत्म करना था। और फिर अंत बहुत तेजी से आया। पेशवा ने एक आखिरी हारी हुई कोशिश की सबको एक करने की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों की अनुशासित और बेहतर फौज के आगे मराठा टिक नहीं पाए और नतीजा, पेशवा का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर दूर भेज दिया गया और पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। तो सवाल फिर वही है, आखिर भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य इतनी बुरी तरह से हारा कैसे? चलिए इसकी बड़ी वजहों पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ थे मराठा जो आपसी फूट, कमजोर लीडरशिप और पुरानी पड़ चुकी युद्ध की रणनीतियों से जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, कूटनीति में माहिर, फौजी तौर पर अनुशासित और फूट डालो और राज करो की नीति के उस्ताद। ये एक बात इस पूरी स्थिति को बिल्कुल साफ कर देती है। मराठा साम्राज्य का पतन किसी बाहरी ताकत की वजह से उतना नहीं हुआ जितना अपनी अंदरूनी कमजोरियों और अपने ही नेताओं के गलत फैसलों की वजह से हुआ। वो अपनी ही फूट का शिकार हो गए। इसका अंतिम परिणाम बिल्कुल स्पष्ट था। मराठों के हटते ही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाली कोई बड़ी ताकत बची ही नहीं, और इसी के साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर उनका दबदबा कायम हो गया। तो अंत में एक सवाल जरूर मन में आता है, अगर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले और पेशवा सब अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता?